Assalamualaikum students. In past studies we have completed up till chapter number 3. Today we are going to start chapter number 4, History of Pakistan, or part 1. ठीक है, part 1. Part 2 is in class 10th. So class 8 and 9 they are going to read part 1 in class 9th. Consolidation of the state and search for a constitution. Consolidation means to किसी भी स्टेट का क्या बनना या क़याम पजीर होना, ठीक है, जैसे पाकिस्तान बना. एंड सर्च फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन क्या, किसी भी मुल्क का जो आइन होता है उसके बारे में है. सबसे पहले जो टॉपिक है 1947 to 58 कि 1947 से 58 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो जो काम हुए, जिस प्रोसेस से गुज़रा आइन बनाने के लिए, तो वो क्या था देखते हैं. सबसे पहले when the days of freedom was approaching near, the Constituent Assembly elected Quaid-e-Azam as president on August 11, 1947. ठीक है, तो Quaid-e-Azam जो है एज अ प्रेसिडेंट ऑन अगस्त 11, 1947. चीफ जस्टिस सर अब्दुल रशीद took oath from Quaid-e-Azam. Quaid-e-Azam एज अ प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुए थे कब, 11 अगस्त को 1947. ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली कंसिस्टेड ऑफ 69 मेंबर्स. सबसे पहले इसके कितने मेंबर्स थे, 69. आफ्टरवर्ड दिस मेंबर्स वाज इंक्रीज टू 79 और फिर बाद में फर्दर इंक्रीज हो गए इसमें. मौलवी तमीज़ुद्दीन वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द असम्बली. और मौलवी तमीज़ुद्दीन कौन थे, वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द असम्बली. वो पहले स्पीकर थे असम्बली के, जो कि जिस तरह से अब नेशनल असम्बली है उसका जो स्पीकर होते हैं, इसी तरह से मौलवी तमीज़ुद्दीन was the first speaker of assembly. A provisional constitution was adopted with some modification. A provisional सूबाई तौर पे जो एक बना हुआ था ऑलरेडी जो आइन, उसको कुछ मॉडिफिकेशन करके उसमें कुछ चेंजेस कर कर एज इन इंडियन एक्ट ऑफ 1935. इंडियन एक्ट जो 1935 जो मुल्क में नाफिज था जब पाकिस्तान और इंडिया एक थे, until the new constitution was introduced. जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता उसी आइन में कुछ चेंजेस करके उस आइन को नाफिज कर गया ताकि मुल्क का निज़ाम चलाया जा सके. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल सिस्टम वाज लॉन्च्ड इन कंट्री. और मुल्क में फेडरल सिस्टम बनाया गया, सदारती निज़ाम. ठीक है, अभी तो पार्लिमानी निज़ाम चल रहा है, पहले सदारती निज़ाम था. अंडर प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूट असम्बली दैट आल्सो हैड द रोल ऑफ सेंट्रल पार्लियामेंट. और क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली को ही क्या था, that also had the role of central parliament was summoned for its first session. और जो पहला सेशन हुआ वो एज अ सेंट्रल पार्लियामेंट के तौर पे हुआ. अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान पढ़ लेते हैं. सबसे पहले अनजस्ट डिवीजन ऑफ रेडक्लिफ. रेडक्लिफ कौन था, जो कि ही वॉज अपॉइंटेड फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ही वॉज अ लॉयर. बट वाई ही वॉज अपॉइंटेड टू डिक्लेयर विच area will come in Pakistan and which areas will be selected for India. ठीक है, दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और इलाकों की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उनकी आबादी की पॉपुलेशन के लिहाज से, उनके रिलीजन के लिहाज से किस तरह से डिवाइड करना था. तो उसमें उन्होंने क्या किया था, अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ 3 जून 1947 इट वाज डिसाइडेड द पंजाब एंड बंगाल विल बी डिवाइडेड इनटू मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज. पंजाब और बंगाल चूँकि बहुत बड़े प्रोविंस थे, इसलिए मुस्लिम और नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी के हिसाब से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है. मुस्लिम एरियाज़ वुड बिकम पार्ट ऑफ पाकिस्तान और मुस्लिम एरिया ऑब्वियसली पाकिस्तान का पार्ट बनना था. जो रिमेनिंग एरिया था वो इंडिया में इंक्लूड होना था. इट वॉज एग्रीड दैट द बाउंड्री कमीशन शुड बी कॉन्स्टिट्यूट एंड इट्स आर्बिट्रेशन शुड बी अबेड बाय द पार्टीज़. और इसमें जो भी चेंजेस करनी थी वो अबेड बाय मीन्स उसको फॉलो करना था. जो भी उसमें चेंजेस लेके आनी थी रेडक्लिफ ने या एक बाउंड्री कमीशन ने, इट वाज एग्रीड, इसलिए मुआहदा हुआ था. ठीक है, सर रेडक्लिफ एन इंग्लिश लॉ एक्सपर्ट वाज असाइंड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई थी, रेडक्लिफ को, जो कि एक लॉ एक्सपर्ट था, लॉयर था. सर रेडक्लिफ इन्फ्लुएंस्ड एंड मैनिपुलेटेड बाय लॉर्ड माउंटबेटन. और सर जो रेडक्लिफ था वो इन्फ्लुएंस भी था और मैनिपुलेटेड भी था. मैनिपुलेटेड होता है किसी के ज़ेरे असर होना, किसके था, लॉर्ड माउंटबेटन की, जो उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया जो मुश्तरका मुल्क था उसका जो सरबराह था. ठीक है, मेड अनजस्ट एंड अनफेयर पार्टीशन. उसने बिल्कुल अनजस्ट और अनफेयर पार्टीशन की इस वजह से कि वो लॉर्ड माउंटबेटन के ज़ेर असर था
और जैसा उसको कहा जा रहा था उसने उसके अकॉर्डिंग ही किया था, और वो इन्फ्लुएंस भी लॉर्ड माउंटबेटन से ही था क्योंकि वो ब्रिटिश था। कॉन्स्पिरेसी सम ऑब्वियसली मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज वर इंक्लूडेड इन इंडिया, और बहुत से मुस्लिम कुछ जो है ना मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इंडिया में इंक्लूड कर दी गए। द एग्रीड मैप अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन एंड द लाइन ड्रॉन ऑन इट वाज अलर्टेड। ठीक है। रेडक्लिफ अनजस्टली डिप्राइव्ड पाकिस्तान ऑफ सम पार्ट एरियाज, पाकिस्तान के जो कुछ इलाके थे उसमें उसको रेडक्लिफ ने उन इलाकों से पाकिस्तान को महरूम कर दिया जो कि पाकिस्तान में शामिल होने थे, लेकिन वो इंडिया को दे दिए गए। इसमें क्या था, 3 ऑफ तहसील ऑफ गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट, गुरदासपुर, पठानकोट एंड बटाला, ज़ीरा, द तहसील ऑफ फिरोजपुर एंड सम अदर एरियाज कंप्राइज्ड ऑफ एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी। क्या है कि जो ये ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुसलमानों की यहाँ पे मेजॉरिटी थी, लेकिन ये इलाके तहसील ऑफ गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर ये किसको दे दिए गए, इंडिया को दे दिए, वर हैंडेड ओवर टू इंडिया। इंडिया वॉज ग्रांटेड एक्सेस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द मुस्लिम्स वर 100 ओवर टू इंडिया। ठीक है। इंडिया वर ग्रांटेड एक्सेस टू द स्टेट ऑफ जम्मू, और ये क्यों दे दिए गए, ताकि इंडिया की स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में एक्सेस हो सके, क्योंकि अगर ये इलाके इंडिया को ना दिए जाते तो डेफिनेटली ये मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके थे, पाकिस्तान के पास आते तो इंडिया कभी भी जम्मू और कश्मीर पर कब्जा नहीं कर सकता, ऑक्यूपाई ना कर सकता थ्रू इंक्लूजन ऑफ गुरदासपुर इंडिया। Sir Ratcliffe not only deprived Muslim of their areas and rights but also create the problem of Kashmir issue। लेकिन उसने इसी वजह से कश्मीर इशू की मुसलमानों को भी महरूम कर दिया उसने, और पाकिस्तान को मुस्लिम इलाकों से महरूम कर दिया, और कश्मीर का इशू भी इसी वजह से क्रिएट हुआ। ही प्लांटेड अ सीड ऑफ एनिमिटी, और उसने क्या है कि एनिमिटी एक दुश्मनी का बीज बो दिया बिटवीन टू नेशंस, और जो कि अभी तक रीज़न बना हुआ है, बोन ऑफ कंटेंशन है। अब बोन ऑफ कंटेंशन इज़ एन इडियम बिटवीन द टू कंट्रीज़ के, ये एक तनाज़े की वजह है। ठीक है। नंबर 2 है, अब हमने ये पढ़ लिया कि अनजस्ट जो डिवीजन की थी रेडक्लिफ ने, वो उसमें क्या 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 उसकी रीजंस थी, उसके पीछे क्या रीजंस थी, और उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान में जो इलाके मुस्लिम मेजॉरिटी के आने थे वो इंडिया को दे दिए। फिर रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज़ आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के पास सबसे जो मेन इशू था वो जो रेफ्यूजीज़ इंडिया से आ रहे थे उनकी रिहेबिलिटेशन था, मतलब उनको किस तरह से पाकिस्तान में सेट करना है, अकोमोडेट करना है, ये सब चीज़ें थी। तो क्या था, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मेड एन एक्सेलरेटेड प्लान टू प्रोवाइड दैम विद फूड, होम्स, मेडिसिन एंड अदर। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो प्लान बनाया उसके मुताबिक उन्हें ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जानी थी। द लोकल पीपल वर वेलकम देयर मुस्लिम ब्रदर्स, और सिर्फ गवर्नमेंट ने नहीं, पाकिस्तान के लोकल लोगों ने भी जो वहाँ से इमिग्रेंट्स आ रहे थे, रेफ्यूजीज़ आ रहे थे, उनको हर तरह से सेटल करने में हेल्प की। दे वर इन सच अ लार्ज नंबर दैट देयर वाज नो कैपेसिटी टू अकोमोडेट दैम, और इतने ज़्यादा नंबर में अमाउंट में लोग आ रहे थे कि उनको पाकिस्तान में अकोमोडेट करना आसान नहीं था। पीपल सेटल वेरेवर दे गॉट सम स्पेस ऑफ शेल्टर। रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज़ वाज अ ग्रेट चैलेंज, और ये पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इन रेफ्यूजीज़ को क्या कर सकें, उनको सेटल कर सकें या उनको अकोमोडेट कर सकें। द वर्ल्ड हैज़ नॉट सीन, और दुनिया ने आज तक इतने बड़े स्केल पे माइग्रेशन नहीं देखी थी, क्योंकि जितने भी मुस्लिम आ रहे थे नोबडी स्टॉप दैम, किसी ने उनको रोका नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम स्टेट थी और मुसलमानों के लिए ही बना था। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, उसके बाद जो मेन अगला प्रॉब्लम था एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स था। द ऑफिसेज वर वेकेटेड, क्योंकि पाकिस्तान में जो ऑफिसेज थे इंडिया, उसमें बहुत से ऑफिसेज इंडिया में शिफ्ट हो गए, लार्ज नंबर इंडिया। द ऑफिसेज वर वेकेटेड, देयर वाज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ आइटम्स ऑफ फर्नीचर, स्टेशनरी एंड टाइप राइटर्स। सारी ये चीज़ें जो ऑफिसेज में यूज़ होती हैं इनकी शॉर्टेज थी। मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज स्टार्टेड देयर फंक्शन इन ओपन एयर, तो ओपन एयर ये काम स्टार्ट हो गया। While going to India, the Hindus destroyed official record, और हिंदूज़ ने क्या किया कि ऑफिशियल रिकॉर्ड भी जला दिया। इट कॉस्ट इनॉर्मस डिफ़िकल्टीज़ इन ऑफिस। ऑफिशियल रिकॉर्ड ना होने की वजह से बहुत से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स होता है असासे जो आपको मिलते हैं, जैसे मुल्क में डिवीजन हुई थी तो जितना दोनों के पास जो कुछ था उनको डिवाइड होना था। फॉर एग्जाम्पल यूज्ड एवरी पॉसिबल डिवाइस टू डिस्ट्रॉय द एनिमी इन पाकिस्तान। ठीक है, क्या है, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ₹400 बिलियन वर डिपॉजिट इन रिजर्व बैंक। कितने 400 बिलियन थे रिजर्व बैंक में ऑफ यूनाइटेड इंडिया के। दिस अमाउंट वाज टू डिवाइडेड बिटवीन बोथ कंट्रीज़, और ये अमाउंट दोनों कंट्रीज़ में डिवाइड होनी थी। द प्रपोर्शनल शेयर ऑफ पाकिस्तान वाज ऑफ ₹750 मिलियन, और जो उसके हिसाब से रेशो के हिसाब से जो पाकिस्तान को मिलना था वो कितना था 750।
इंडिया वॉज नॉट प्रिपेयर टू गिव पाकिस्तान हर ड्यू शेयर, और इंडिया ने पाकिस्तान को उसका जो ड्यू शेयर है वो नहीं दिया। तो इसकी वजह से इंडिया इशूड एन अमाउंट ऑफ ₹700 मिलियन। तो कितना था, 750 मिलियन थे, जिसमें से 700 दिए गए। 50 मिलियंस जो हैं अभी भी इंडिया ने पे करने हैं। अ मीटिंग बिटवीन रिप्रेजेंटेशन बोथ कंट्रीज वॉज हेल्ड इन नवंबर 1947। एग्रीमेंट वॉज मेड, एग्रीमेंट भी हुआ, बट इट हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड सो फार, और अभी तक वो पैसा नहीं दिया गया इंडिया की तरफ से। फिर डिवीजन ऑफ आर्मीज, दोनों कंट्रीज़ की में आर्मी भी डिवाइड होनी थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड। It was decided that many assets between the two countries be divided in the proportion of 64% India and 36% to Pakistan। तो 64% जो है इंडिया को मिलनी थी और 36 पाकिस्तान को। The ordnance factories running in the United India, not a single one was set up in the area including Pakistan। ordnance factory जो इंडिया में थी वो यूनाइटेड इंडिया की में जब थी वो इंडिया के हिस्से में आ गई, और पाकिस्तान में एक सिंगल भी इंक्लूड न थी उन एरियाज़ में जहाँ पाकिस्तान को मिले थे। What to mention of shifting an ordnance factory into Pakistan, the India cabinet was not willing even to shift a small part of machinery of Pakistan। यानी कि इंडिया किसी भी चीज़ पे रेडी नहीं था। आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन इट वाज डिसाइडेड दैट पाकिस्तान टू बी गिवन ₹60 मिलियन टू सेट अप एन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑफ अराउंड, और फिर ये डिसाइड हुआ था कि पाकिस्तान को 60 मिलियन मिलेंगे ताकि पाकिस्तान एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का सेटअप कर सके। ईच फार्मूला डेवलप्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल मिलिट्री एसेट वाज रिजेक्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, और जितने फार्मूले बनाए गए वो किसने रिजेक्ट कर दिए, इंडियन गवर्नमेंट ने। दिस मेड द कंडीशन इवन वर्सन एंड मोर कॉम्प्लेक्स, और इस चीज़ ने हालात को और ख़राब कर दिया। इन दिस वे पाकिस्तान वॉज डिप्राइव्ड ऑफ इट्स ड्यू शेयर, और इस वजह से पाकिस्तान से महरूम हो गया। फिर रिवर वाटर का इशू था कि पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट इफेक्टेड द नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर्स। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, the natural channel of rivers is mentioned to two or more than two countries through which the river flow can benefit its water। No country has the right to divert the natural flow of water। मतलब नेचुरल फ्लो को डाइवर्ट करने का किसी भी वो कंट्री के पास इख्तियार नहीं था, चाहे वो पाकिस्तान होता चाहे वो इंडिया होता। लेकिन क्या हुआ, अ क्राइसिस अराउज इन द सब कॉन्टिनेंट रिगार्डिंग दिस इशू। पंजाब एंड सिंध आर इरिगेटेड बाय द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। पंजाब और सिंध जो हैं क्योंकि इस रिवर इंडस के हैं, इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, और इसकी वजह से जो है ना झेलम चनाब सारे वैन पंजाब वाज डिवाइड, जब पंजाब डिवाइड हुआ था तो फिर ऑब्वियसली रिवर्स भी डिवाइड होने थे। रावी सतलुज एंड ब्यास पास थ्रू द इंडिया बिफोर दे एंटर पाकिस्तान, और ये जो 3 दरिया हैं रावी सतलुज और ब्यास, ये पाकिस्तान में दाखिल होने से पहले इंडिया से गुजरते हैं। इंडिया स्टॉप द वाटर चैनल टू कमिंग टू वेस्ट पंजाब, और इस तरह से इंडिया ने उन दरियाओं का पानी रोक लिया 1948 में। फाइनली क्या हुआ कि दिस कॉन्स्पिरेसी कुड रिजल्ट इन द एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन, और इस वजह से पाकिस्तान में इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी व्हेन इंडिया डिसाइडेड टू बिल्ड अ डैम ऑन रिवर्स सतलुज। पाकिस्तान प्रोटेस्ट, और जब इंडिया ने डैम बनाने की कोशिश की रिवर सतलुज पे तो पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया इंटरनेशनली। एन एग्रीमेंट ब्रूक बाय द वर्ल्ड बैंक, और फिर एक वर्ल्ड बैंक के ज़रिए एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट में क्या था कि दिस एग्रीमेंट इज़ नोन एज इंडस वाटर ट्रीटी। इंडिया रिटेन राइट्स टू 3 ईस्टर्न रिवर्स। इंडिया के पास अब 3 दरियाओं का राइट था, रिवर ब्यास एंड सतलुज, और पाकिस्तान ऑब्टेन एक्सक्लूसिव राइट्स फॉर द 3 वाटर्स, और पाकिस्तान के पास बाकी 3 का। ठीक है, इस तरह से उनका 1960 में ये एग्रीमेंट हुआ और ये मुआहदा तय हुआ। फिर इशू ऑफ स्टेट्स हो गया कि जो कितनी स्टेट्स थी, 635 स्टेट्स थी प्रिंसली। व्हेन द टाइम ऑफ फ्रीडम अप्रोच पीपल स्टार्टेड, फिर ये जो स्टेट्स के हेड थे उनको ये इख्तियार दे दिया गया कि वो जिस रियासत के साथ चाहते हैं उनके साथ अपना इल्हाक कर लें। द रूलर्स वर आल्सो एडवाइज टू कीप इन माइंड चॉइस ऑफ देयर पीपल, और रूलर्स को भी ये एडवाइस की गई कि वो अपने जहन में ये चीज़ रखें कि वो लोगों की चॉइस का ख्याल करें। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द टर्मिनेशन कंट्रोल ओवर द इंडिया एंड इंडियन स्टेट ऑन 20 फरवरी। ठीक है, 1947 अंडर द अनाउंसमेंट ऑफ द डीकोलोनाइजेशन द स्टेट डिसाइडेड टू, कि जब डीकोलोनाइजेशन ख़त्म हो गई थी, इंडिया ब्रिटिश राज ख़त्म हो गया था, तो इंडिया ने को ये स्टेट्स के पास ये राइट आ गया था कि वो जिस स्टेट के साथ चाहें, पाकिस्तान और इंडिया जिसके साथ चाहें शामिल हो जाए। नो इमीडिएट सेटअप वाज टेकन, और फौरी तौर पे कोई स्टेप नहीं लिया गया। स्टेट्स ऑफ हैदराबाद, जूनागढ़, मदावर एंड जम्मू कश्मीर, इंडिया आर्म फोर्सेज ऑक्यूपाइड दी स्टेट्स, और इंडिया ने अब आर्म फोर्सेज के लिए इनको ऑक्यूपाइड कर लिया। इंक्रीज द फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस टुवर्ड्स इंडिया, और इस चीज़ ने जो है ना लोगों की फीलिंग्स को, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हर्ट किया। ठीक है, ये टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो गया। जो फर्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है इससे,
the early problems of Pakistan. You can open your long question at the end of your book. ये डिटेल आंसर्स डिसाइड द अर्ली प्रॉब्लम्स पाकिस्तान, ये सारा इसमें आ जाता है अर्ली प्रॉब्लम्स में। जितना अभी हमने जितने 7 पॉइंट्स पढ़े हैं, 7 to 8 पॉइंट्स अर्ली प्रॉब्लम्स पाकिस्तान, पेज नंबर 93 से लेकर पेज नंबर 97 कायदे आज़म रूल से पहले यहाँ तक फर्स्ट पैराग्राफ 97 के फर्स्ट पैराग्राफ। दिस इज़ योर आंसर ऑफ योर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। थैंक यू सो मच।